नमस्कार बच्चों, हम रामदरश मिश्र का उपन्यास आकाश की छत पढ़ रहे हैं। कल के व्याख्यान में हमने बात की थी इस उपन्यास में आंचलिकता के प्रभाव की, और आज हम बात करेंगे आकाश की छत उपन्यास की कथा संरचना की। बच्चों, आकाश की छत की जो कथा संरचना है वो कुछ अलग तरीके की है। जब उपन्यास का प्रारंभ होता है तो एक संकट बिंदु के साथ होता है। इस कथा का जो नायक है यश, वो आधी रात को जब अचानक से उठता है तो अपने चारों ओर बाढ़ के पानी से अपने आप को घिरा हुआ पाता है, और उसके पास बाढ़ से बचने का बस एक ही उपाय होता है कि वो किसी भी प्रकार से मकान की छत पर पहुंच जाए। तो इसलिए अपनी आत्मरक्षा के लिए वो जल्दी जल्दी अपने कुछ ज़रूरी सामान लेता है और मकान की छत पर पहुंच जाता है। लेकिन स्थितियों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि संकट की अनुभूति धीरे धीरे और तीव्र बनती जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो मकान था उसकी छत किसी अन्य मकान से जुड़ी हुई नहीं थी। तो ऐसे में निश्चित रूप से उसके पास सहायता पहुंचने का अवसर नहीं था, और जिस चीज़ की उसे तत्काल ज़रूरत थी वो था पीने का पानी, जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। चारों ओर से बाढ़ के पानी में घिरा हुआ यश, और उसे ऐसा लगता है कि बिना पिए पानी शायद उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन यश का जो ये संकट बोध है वो अस्तित्ववादियों के संकट बोध से थोड़ा सा अलग किस्म का है, क्योंकि अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए लगातार संघर्ष करने वाला यश, उसके पास में अतीत की कुछ सुखद स्मृतियां हैं, जीवंत स्मृतियां हैं, और इसके साथ ही समय की सीमा रेखा का अतिक्रमण करने के पश्चात एक भविष्य का सुंदर सपना भी उसके ज़हन में है। जैसा कि इस उपन्यास में वर्णित है, मैं वो पंक्तियाँ आपको पढ़ के सुनाती हूँ जिसमें इस बात को अभिव्यक्ति मिली है कि किस तरह से संकट भी हमारे जीवन में कभी अवसर बन सकता है। यश को लगा कि उसे इस कैद के दिन का अपमान नहीं करना चाहिए। उसी ने उसके बीते दिनों को इतना मोहक बना दिया है और एक नई सुबह का सपना उसकी आंखों में भर दिया है। अनुभव के स्तर पर पहुंच जाने पर बहुत सी बातें आसान हो जाती है। यश भी दर्शन के स्तर पर पहुंच गया और एक दृढ़ आशा और विश्वास से मुट्ठियां कसकर बोला, सामना करूंगा इस चुनौती का। बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। चुनौतियों का सामना या चुनौतियों को ढोते रहना ही तो उसकी ज़िंदगी रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा संकट यश के सामने होने पर भी उसके मन में अभी भी आशा है, संभावना है, जीवन जीने की लालसा है, और उसे लगता है कि संकट का यह जो अवसर है वो उसके भविष्य का एक आधार बन सकता है, और उसके मन में भविष्य का वो सपना भी है। तो ये सच है कि यश के अपने जीवन के ठहराव की पीड़ा बहुत विचलनकारी है, लेकिन अस्तित्व के लिए संघर्ष में जुटा जब यश सुनता है खाट पर रात को सोते हुए छत पर कि रात में कहीं दूर गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो उसका मन आनंद से भर जाता है, उसमें उल्लास आ जाता है, और उसको इस बात की प्रसन्नता होती है कि अभी भी जिंदगी चल रही है, जिसमें गतिशीलता है। कितना अच्छा लगता है एक ठहराव के बाहर जीवन के बहते रहने का आभास। वह कैद है तो क्या, कैद के बाहर के लोग चल फिर रहे हैं। तो इस तरह से एक संभावना बनती है यश के लिए।
यश का संकट आकस्मिक है। उसे बाढ़ की पूर्व सूचना नहीं मिली थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यश के लिए सरकारी एजेंसियां विश्वसनीय नहीं रही थी। वो अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और उसकी जब सूचना दी गई तो उसे उसकी सच्चाई पर विश्वास ही नहीं हुआ। तो उसके सामने सवाल ये भी था कि इस अजनबी शहर में उसका ऐसा कौन है जिसके यहाँ पर ठहर कर या जिसकी सहायता से वो ये संकट के दिनों को काट सके। फिर कई अन्य लोग तो वहीं ठहर गए थे, लेकिन यश जानता है कि सारी बातें तो निर्णय लेने की स्थिति को टालने का बहाना मात्र है। असलियत तो यह है कि उसे इस बात की आशंका ही नहीं थी कि बाढ़ अचानक से इतना भयावह रूप ले लेगी। बाढ़ के रूप में इस तरह अचानक से मौत के सामने आ जाने पर यश अपने आप अंदर से बिल्कुल भीतर तक झकझोर कर रख देता है यह इंसिडेंट्स उसके जीवन में। लेकिन साथ ही यह स्थिति उसे सोचने के लिए भी मजबूर करती है, जो अब तक उसके अस्तित्व की शर्त बना रहा। और दरअसल यश का जीवन संकटों से ग्रस्त था, लेकिन यह एक अंतहीन सिलसिला बनता रहा है। यश का बाढ़ से घिरने का अनुभव देश की राजधानी दिल्ली के एक हिस्से, जिसका मॉडल टाउन जिसको कहा गया है, उससे संबंधित है। लेकिन लेखक महानगर के जीवन के बारे में ज़्यादा ब्यौरा नहीं देता है। वो केवल संकेतों के माध्यम से बताता है या व्यंजना के द्वारा उस जीवन की कुछ सच्चाइयों की ओर खाली निर्देश भर करता हुआ चलता है। मसलन उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि बाढ़ में फंसे लोगों में से किसी को भी तैरना नहीं आता, क्योंकि वो शहरी लोग होते हैं। सामने की छत पर एक बच्चा भूख से बहुत लंबे समय तक चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी छत पर प्राण रक्षा के लिए जो दूध का डब्बा है वो एक व्यापारी के पास में होता है, लेकिन वो निकाल कर नहीं देता। तो ये देख कर के उसे बड़ी पीड़ा होती है। वो ये भी देखता है कि बाढ़ में कुछ लोग गाड़ी के ट्यूब की सहायता से किसी चोपड़ा साहब को आवाज़ दे रहे हैं और उसके पास खाने की सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो उसे याद आता है कि ये तो स्मगलिंग करते हैं चोपड़ा साहब, वो उन्हें पहचानता है। ये सारी जो चीज़ें हैं कि चोपड़ा साहब को पहचानना जीवन की विसंगतियों को पहचानना है। वो ये अनुभव करता है कि चोपड़ा साहब अकेले नहीं हैं, बल्कि नेता उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है, न्याय उनके साथ है, सामाजिक इज्जत उनके साथ है। ये एक बहुत बड़ा व्यंग्य उपन्यास के माध्यम से रामतरस मिश्र ने किया है। शहर की जिंदगी के यथार्थ को लेखक ने मूल कथा की पृष्ठभूमि के रूप में काम में लिया है। जीवन का स्तर कथानक के केंद्रीय संवेदना का हिस्सा नहीं बना है, लेकिन लेखक इस तरह से जैसे चोपड़ा साहब के बारे में जो सूचनाएं दी गई है, उस तरह से अपनी कथाकृति के एक महत्वपूर्ण संवेदनात्मक उद्देश्य को पूर्ण कर लेना चाहता है। तो बहुत सारी विसंगतियां समाज की, देश की सच्चाई से रूबरू कराती हुई यह कथा लगातार आगे की ओर बढ़ती रहती है और इस उपन्यास के बारे में हम और ज़्यादा बात करेंगे अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।